बड़ा आंदोलन, एक बड़े इंकलाब की तैयारी हो रही है भाजपा सरकार के खिलाफ। एससी और एसटी के खिलाफ अगर कोई ओबीसी कास्ट का व्यक्ति अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो इंटरव्यू में करता है या काम में करता है या सुपरविजन में करता है या लैब में करता है, ये तमाम काम है जो एक डिपार्टमेंट में, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है जो यूजीसी के अंदर आता है, तो वहां पर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो उसमें ओबीसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं अपने आप को क्यों क्रिमिनल मान लिए? तो ये कैसे मान के चला जाए कि तमाम जो दलित बहुजन हैं वो सिर्फ दूध के धुले होंगे किसी अपरकास्ट व्यक्ति को तथाकथित रूप से शिकंजे में कसने के लिए, फंसाने के लिए इस खास कॉलम का इस्तेमाल जहां झूठी शिकायत को झूठा मानने से इनकार किया गया है। आरफा जी, इस तरीके से तो पूरे इंडियन लॉ में जो पुलिस सिस्टम, जो पूरा हमारा सिस्टम है, सबको खत्म कर देना चाहिए कि वहाँ भी ये कोशिश होगा कि किसी झूठे केस में किसी निर्दोष को फंसा दिया जाएगा। वहाँ तो नहीं होता ना। और कमेटी किस लिए बनी है? 10 लोगों की कमेटी में क्या किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं होगा कि ये वेरीफाई कर सके कि जो शिकायत आई हुई है वो शिकायत वाजिब है या नहीं? जहां पर न्यायिक विवेक यहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटीज में सबसे कम है। न्यायिक विवेक यानी जो एक न्याय के प्रति एक सचेतना होनी चाहिए, एक विवेक होना चाहिए, बिल्कुल कम है। भले ही कहा जाए कि यहाँ पर 36 जातियां हैं, 76 जातियां हैं, 36,000 जातियां हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीय समाज जो है चलाया जाता है सिर्फ 2-3 जातियों द्वारा। जितने बड़े जज हैं वो आपके, जितने बड़े प्रोफेसर हैं वो आपके, जितने बड़े संपादक हैं वो आपके, चाहे वो प्रगतिशील हों चाहे दक्षिणपंथी हों, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं फिल्मों के वो आपके लगभग, जितने बड़े जिस क्षेत्र में भी आप गिनो सारे के सारे लोग, जितने बड़े वकील हैं वो आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट थे, अभी अब जो है उनके लिए वो तेली हो गए। तो आप कितने जल्दी आप एक धर्म से आप जाति पर आ गए और बता दिए कि जाति ही इस देश की असली सच्चाई है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आप सोशल मीडिया पे इस वक्त जाएं तो आपको लगेगा कि भारत में कोई जातीय युद्ध छिड़ गया है। जी हां, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, और इसकी जड़ में है यूजीसी के वो नियम जो अब लागू किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज पर, जिसमें जातिगत भेदभाव और खासकर जो हिंसा है उसको कम करने के लिए ये नियम जारी किए गए हैं, जो अगर आप देखें पहली नज़र में तो लगता है कि वाकई जो शोषित वर्ग है इस देश में उसके लिए कोई कदम तो कम से कम उठाए गए। 2012 के नियमों को तब्दील करके 2026 में 13 जनवरी को ये उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नियम जारी किए। और अब जाके ये खबर जब फैली है तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जगहों पर पोस्टर्स लग गए हैं कि इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी, एक आंदोलन होगा, एक इनकलाब किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो कि कट्टर हिंदू तथाकथित रूप से हमेशा माने जाते रहे, हिंदू हृदय सम्राट, उनकी भी कास्ट निकाल कर आगे कहा जा रहा है बड़े ही भद्दे तरीके से कि एक तेली पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। इस तरह की भद्दी बातें भी सामने आ रही हैं उन लोगों के जरिए जो तथाकथित रूप से उच्च जाति के हैं, सवर्ण हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन नियमों का सामान्य वर्ग के कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसके जरिए शोषित किया जा रहा है, हमारी प्रताड़ना होगी। क्योंकि इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स भी गठित किए जाएंगे। अगर कोई शिकायत होती है जो 24 घंटे के अंदर ये जो इक्विटी हेल्पलाइन है और इक्विटी एम्बेसडर्स हैं ये नियुक्त किए जाएंगे, बैठक होगी और इन तमाम नियमों के पालन की निगरानी भी यूजीसी करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है जिस पर विरोध जाहिर किया जा रहा है कि झूठी शिकायत पर सजा देने का जो प्रावधान था उसको हटा लिया गया है। और इसीलिए ये पूरा बवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये मान के चला जा रहा है कि तथाकथित जो ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया और दूसरे ये जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है वो जाति के लोग ऑपरेसर्स हैं, वो शोषण करते हैं, और बाकी जो दलित बहुजन जातियों के हैं, जो ओबीसी समाज से आने वाले छात्र हैं, दूर दराज से, गांव से और भारत के दूर हिस्सों से, कि उन लोगों को माना जाता है, ये मान के चला जा रहा है कि ये शोषित हैं और ये शोषक हैं। तो ये भेदभाव की पूरी परिभाषा जो है उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा 10 सदस्य होंगे इक्विटी कमेटी में और आधे आरक्षित वर्गों से होंगे। इसके अलावा हम ये देखें, अगर आपको मैं छोटा सा आंकड़ा बताने की कोशिश करूं इससे पहले कि अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाऊं, उसमें देखिए 2019 से 21 के बीच यानी कि 3 साल के दौरान आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान हैं उनमें 98 दलित बहुजन आदिवासी छात्रों ने अपनी जान ले ली। इसके अलावा 2019 में जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट
की सख्त टिप्पणी के बाद ये लागू हुए हैं। आप ये देखिए इनमें याचिका किसने दायर की थी? रोहित वेमुला, जी हाँ वही बदकिस्मत रोहित वेमुला जिसकी माता राधिका वेमुला ने ये दायर की 2019 में, और साथ ही आबिदा सलीम तड़वी ने। ये पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां है, और इन दोनों छात्रों ने जातिवाद के तहत जो भेदभाव हो रहा था, इस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी थी, और ये सुप्रीम कोर्ट गई थी दोनों की माएँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये फैसला दिया। लेकिन आप ये देखिए उस सबको दरकिनार करके कि कितनी बड़ी तादाद में जो मेंटल टॉर्चर है इन छात्रों को जाति की वजह से सहना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो हैं और ज़्यादा नाराज हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से। अभी बनारस में हम देख रहे थे, चाहे वो शंकराचार्यों का जिक्र हो, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक, इलाहाबाद में शंकराचार्यों का जिक्र हो रहा है माघ मेले में, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं बनारस में, वहाँ भी ब्राह्मण जो है एक तरह से मोबिलाइज हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके अलावा लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए मैंने ये जनेऊ पहना है, और ये जनेऊ की मैं शपथ लेकर मैं ये कह रहा हूँ, ये श्राप मैं दे रहा हूँ। सुन लेते हैं ये बयान। यार हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराप दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। तो इस तरह के आम लोग तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा खास लोग, जी हाँ, शिवसेना जो है उस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो ये कह रही हैं कि ये मान के ये एक तरह से भेदभाव इस पूरे नियमों में एक निहित ही लग रहा है भेदभाव। सुन लेते हैं। गाइडलाइंस आए हैं, मैं मानती हूँ कि हाँ काफी टाइम जाति भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, और उस पे किसी तरीके की गाइडलाइंस होती है। पर ये गाइडलाइंस में ही अगर भेदभाव हो कि आप एक तरफ को सोचें वही ऑप्रेस्ड हैं और दूसरी तरफ को सोचें ये ऑप्रेसर्स हैं, यानी ये जो जजमेंट है इस गाइडलाइन के माध्यम से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूँ अगर 7 केस SC ST OBC के होते हैं, हो सकता है 3 हो या 2 हो या 1 हो जो जनरल कैटेगरी का हो, और कौन निर्धारित करेगा कि किस तरीके से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या शब्दों से, क्या एक्शन से, या किसी एक परसेप्शन से? और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। कंचना यादव हैं, तेज तर्रार नेता हैं और साथ ही RJD की प्रवक्ता हैं, और साथ ही उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों मेहमानों के जरिए मुद्दे को समझते हैं, और खासकर इसलिए भी अहम है कि बिहार झारखंड दोनों से संबंध है हमारे दोनों मेहमानों का। और हम देखते हैं ज़्यादातर जो तथाकथित पिछली जातियों से, दलित बहुजन समाज से जो छात्र आते हैं वो इस खित्ते से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो जाहिर है ज़मीनी सच्चाई भी एक तरह से हमारे दोनों मेहमानों को पता होगा। कंचना जी, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत में करूँ कि यहाँ पर अभी तक बात हो रही थी कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सताया जा रहा था। अब आरोप ये लग रहा है, टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब सवर्णों को तथाकथित रूप से फंसाने की ये पूरी तैयारी हो रही है। क्यों फंसा रहे हैं आप लोग सवर्णों को? देखिए आरफा जी, सबसे पहले तो फंसा हम तो नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि हाँ मेरा एक वीडियो और एक जो है काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक सज्जन है जो पूछते हैं कि अगर जो है कि अगर आप लोग कैसे अश्योर करेंगे कि आप अपर कास्ट को फंसाएंगे नहीं। तो मैंने बोला ये अश्योर हम नहीं करेंगे कि हम फंसाएंगे या नहीं, उनको ये अश्योर होना पड़ेगा खुद कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और उन पर कुछ इस तरह का केस नहीं होगा। और लिटरली फंसाए जाने शब्द को लेकर जिस तरीके से वो पूरे मुद्दे को सोच रहे हैं भटका लेंगे, तो नहीं भटका सकेंगे। मेरा शब्द गैर संवैधानिक है, मेरा शब्द गैर संवैधानिक हो सकता है। आप फंसाए जाने का मतलब वो लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे कभी ईडी से फंसा दिया, कभी CBI से फंसा दिया, कभी कैसे फंसा दिया। तो उनको फंसाने की आदत है, तो फंसाने की लिटरल मीनिंग ही समझेंगे वो। लेकिन अगर राइट वर्ड इसके लिए मैं यूज करूं तो पनिश करना, राइट वर्ड यूज करूं तो दंडित करना, कि अगर आप कुछ गलत करेंगे, आप में से कोई भी हो सकता है ना, कि अगर SC और ST के खिलाफ अगर कोई OBC कास्ट का व्यक्ति अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो इंटरव्यू में करता है या काम में करता है या सुपरविजन में करता है या लैब में करता है, ये तमाम काम है जो एक डिपार्टमेंट में, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है, जो UGC के अंदर आता है, तो वहां पर उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो उसमें OBC पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं अपने आप को क्यों क्रिमिनल मान लिए? क्यों? ये तो नहीं कहा गया कि आप ही क्रिमिनल हैं। और जो महिलाओं की बात हुई है, तो महिलाओं में भी यह नहीं कहा गया कि इसमें सिर्फ OBC SC ST की महिलाएं होंगी। इसमें यह भी तो नहीं कहा गया है कि इसमें तो जनरल की भी महिलाएं हो सकती हैं। जब दिव्यांग की बात हुई है, दिव्यांग जनरल कैटेगरी से भी आ सकते हैं। तो आप पूरे मुद्दे को वो लोग बिना समझे हुए कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें हमारे ऊपर मिसयूज होगा। आपके ऊपर क्यों मिसयूज होगा? जो 10 लोगों की कमेटी बनी। रंजना जी, इसमें जो एक कॉलम है
जिस पर कई लोगों की शिकायत है, वो कॉलम यह है कि शिकायत का पूरा जो कॉलम है वो हटा दिया गया है कि कोई झूठी शिकायत भी दर्ज हो सकती है। तो ये कैसे मान के चला जाए कि तमाम जो दलित बहुजन हैं वो सिर्फ दूध के धुले होंगे, किसी अपरकास्ट व्यक्ति को तथाकथित रूप से शिकंजे में कसने के लिए, फंसाने के लिए इस खास कॉलम का इस्तेमाल, जहां झूठी शिकायत को झूठा मानने से इनकार किया गया है। आरफा जी, इस तरीके से तो पूरे इंडियन लॉ में जो पुलिस सिस्टम, जो पूरा हमारा सिस्टम है, सबको खत्म कर देना चाहिए कि वहां भी ये कोशिश होगा कि किसी झूठे केस में किसी निर्दोष को फंसा दिया जाएगा। वहां तो नहीं होता ना। और कमेटी किस लिए बनी है? 10 लोगों की कमेटी में क्या किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं होगा कि ये वेरीफाई कर सके कि जो शिकायत आई हुई है वो शिकायत वाजिब है या नहीं? वो शिकायत, उस पर कार्रवाई ऐसे नहीं कि शिकायत आई और पनिश कर दिए। उस पर 10 लोगों की कमेटी में कौन है? और जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर वाइस चांसलर जो है वो अपर कास्ट से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। जब वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो हेड जो होगा इस पूरे 10 कमेटी का, वो जनरल कास्ट ही होगा, जो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो। और ज्यादातर प्रोफेसर, जहां पर 2-3% भी प्रोफेसर ओबीसी से, एससी एसटी से नहीं आते हैं, तो जो सीनियर 3 मेंबर होंगे उस कमेटी में, वो जायज की बात है कि वो अपर जनरल कैटेगरी से ही आएंगे। एक महिला, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी को मैंडेटरी किया गया है। इस कानून में जो यूजीसी रूल है, इसमें हम भी तमाम कमियां निकाल सकते हैं। हमें भी निकालनी है उस कमियां कि इसमें माइनॉरिटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। धर्म इंक्लूड किया गया है, लेकिन धर्म को भी ब्रॉडली थोड़ा डिफाइन करना चाहिए था कि माइनॉरिटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, उन पे जो अत्याचार होता है वो क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। अदर देन जो यूजीसी के रेगुलेशन में जो यूनिवर्सिटीज या आईटीज या आईएम्स नहीं आते हैं, उन पर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इस पर भी ये किया जाना चाहिए था। लेकिन एक जी। समाज जो है, जो कभी भी शोषित नहीं रहा, शोषक कैटेगरी में आया है। आप बस मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण लेती हूँ, और मिलेश जी इसको जानते हैं कि आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी जो जनरल सीट होता है वो एनएफएस नहीं होता है, नॉन फाउंड सुटेबल नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि ओबीसी सीट, एससी सीट, एसटी सीट ही एनएफएस कर दी जाती है? तो जब सामने दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन, हम हजारों साल की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर सोचना चाहिए या सेल्फ रियलाइज करना चाहिए उस समाज को, नहीं रियलाइज कर रहा है, बल्कि अपने आप को, अपने आप से ही वो कह रहा है कि हमें विलन बना दिया। आपको नहीं विलन बनाया गया है। आप पहले इस बात को समझिए कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कार्रवाई ऐसे नहीं कि आपको तुरंत जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। 10 मेंबर डाल की दिया कमेटी जाएगा, आपको बल्कि पूरी जांच होगी। जी हाँ, पूरी जांच होगी। लेकिन कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं उर्मिलेश जी। यहाँ शोषक और शोषित से याद आया कि अभी अभी दर्शकों ने द वायर के प्रियंका चतुर्वेदी को सुना है, जो कह रही हैं कि यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक जो वर्ग है वो शोषित है और दूसरा शोषक है। वो कहती हैं एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है। ये कैसे मान के चल सकते हैं? इतिहास हमें इसके लिए माफ नहीं करेगा कि हम जो है एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस को। ये कैसे मान के चल सकते हैं कि इस जात का व्यक्ति शर्तिया तौर पर शोषक है और इस जात का व्यक्ति शर्तिया तौर पर शोषित है? मैंने उनका बयान नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना उसके बारे में है सोशल मीडिया पर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, इसी तरह की चीज सोचते हैं। बहुत सारे उनसे भी ज्यादा लिबरल या उनसे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव अपने को मानने वाले लोग भी इस तरह की बातें सोचते हैं। और जब कभी इस तरह के इश्यूज आते हैं, इस तरह के मुद्दे आते हैं, तो उनकी कलई खुल जाती है। उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। मुझे याद है 1990 में मैं जर्नलिस्ट बन चुका था, नवभारत टाइम्स में काम करता था। और दिल्ली से मैं ट्रांसफर क्या बल्कि एक तरह से वहीं अपॉइंटमेंट हुआ। हालांकि मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली हुआ, लेकिन मुझे पटना भेज दिया गया था। और मैं पहली बार पटना गया नौकरी करने। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो वहां जब मैं गया तो मेरे समय 1990 में मंडल आया था। जितने लोग प्रगतिशील थे शहर में, बहुत सारे जो हमारे मित्र भी थे, अचानक मैंने रातों रात देखा कि वो विरोधी बन गए मंडल के। और उन्होंने हम जैसे लोगों से भी एक डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी। जर्नलिज्म में बहुत कम लोग ऐसे थे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट को पढ़े थे या जो उसको पढ़ करके उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। उनमें मैं भी एक था जो पढ़ा था और सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आपको बताऊं कि मैं पटना में इक्का दुक्का पत्रकारों के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था मंडल को, और नहीं मान रहा था कि ये संवैधानिक एक आयोग की रिपोर्ट है। उसका इतना उग्र विरोध हुआ
और जितने कवि, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्रांति की बातें करते थे, सोशल चेंज की बातें करते थे, जिनके बारे में लगता था कि ये नाजिम हिकमत से लेकर पाब्लो नेरुदा और दुनिया भर के रिवोल्यूशनरीज को की विरासत को ढो रहे हैं अपने सर पे रखकर बिहार में, और रातों रात मंडल विरोध के नाम पर इतने उग्र हो गए कि वो अपनी जाति के बिल्कुल कंजर्वेटिव और जो बिल्कुल उग्र जातिवादी लोग थे उन्हीं के तर्ज पर बोलने लगे। तो वो दौर भी मैंने देखा है। फिर मैंने बाद के दिनों में भी देखा, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के जब प्रधानमंत्री बने, ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर उभरे, तो बहुत सारे प्रगतिशीलों को मैंने देखा, बहुत सारे लिबरल्स को देखा जो अचानक उनको लगा कि हिंदुत्व में ही सब कुछ है, भारत को वही बचाएगा। और आप देखिए बहुत सारे हिंदी क्षेत्र के राज्यों में ये बदलाव दिखेगा कि जो 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 आजकल भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आरएसएस जो कर रहा है, उसमें भी प्रगतिशीलता खोज रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रियंका जी हो या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, क्या वो ये नहीं मानते कि इस देश में जाति एक असलियत है? क्या वो ये नहीं मानते कि इस देश में जो 10 या 12% जो आबादी है हिंदू अपर कास्ट की, बामुश्किल तो आबादी जनगणना जब होगी तब पता चलेगा एग्जैक्टली, लेकिन बिहार के अगर आंकड़ों को लिया जाए तो बामुश्किल ये 10% है। जो टोटल आबादी है उसमें मुस्लिम अपर कास्ट को जोड़ा जाता है तब थोड़ा ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर 10% लोगों के पास विश्वविद्यालयों में 90% सीटें अगर हैं, आप क्या करेंगे? आप देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रही थी कंचना, ओबीसी कम्युनिटी के 4.1% प्रोफेसर हैं भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। 4.1%, 27% भी नहीं है जो उनका मिनिमम कोटा होना चाहिए, मिनिमम। और एससी कम्युनिटी के 6.9 है जिनका आरक्षण आजादी के बाद शुरू हो गया था थोड़े दिन बाद, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी का आरक्षण जो है 1992-93 के आसपास शुरू हुआ। और एसटी कम्युनिटी के 1.5% है। होना कितना चाहिए? कम से कम 7.5 होना चाहिए। एसटी कम्युनिटी का 15% होना चाहिए, लेकिन अपर कास्ट का कितना है? 80% से ऊपर है। 80% से ऊपर प्रोफेसर, 30% जो है पोस्ट वेकेंट है। और वैकेंसी जो प्रोफेसर्स की है, आप कल्पना नहीं करेंगी, 80% वैकेंसी जो है ओबीसी पोस्ट की खाली है, 83% एसटी कम्युनिटी की खाली है, और 64% एससी कम्युनिटी की, और 83% एसटी कम्युनिटी की। लेकिन प्रोफेसर जो सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के हैं, उनकी वैकेंसी कितनी खाली है? 39%, जनरल कैटेगरी की। तो ये हाल है। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर में आप जाएंगी तो 16% अपर कास्ट की खाली है वैकेंसी। और इस बहाने ये तमाम जो नाइंसाफियां हैं और असमानताएं हैं ये सामने आ रही हैं, ये तो खैर अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़े इनकलाब की तैयारी हो रही है भाजपा सरकार के खिलाफ, और पूरी इस बात का आभास हो रहा है कि इसको वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये बनी है ये कमेटियां, और काफी अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक इसको फैसला भी माना जा सकता है। कुमार विश्वास को मैं पढ़ रही हूं, बड़े ही मशहूर वो कवि हैं, और ऐसे भी लोग जो कि पार्टियों से जिनका संबंध नहीं है, जो पत्रकार हैं, इंजीनियर हैं, जनरल कमेंटेटर्स हैं, सिर्फ अपनी तथाकथित जातियों की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा। देखिए, कहते हैं कुमार विश्वास, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। क्यों रोया रोया उखाड़ा जा रहा है कुमार विश्वास जी का और बाकी सवर्णों का? कंचना जी, आप बताइए कि क्या वाकई आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो दबाव, जो अपकास्ट सवर्ण दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक टिक पाएंगे, ये जो गाइडलाइंस जारी की हैं यूजीसी ने? देखिए आरफा जी, सबसे पहले तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही ना एक घटना घटी थी कि एक मेडिकल कॉलेज में एक मुसलमान का क्या एडमिशन हो गया था कि उसका लाइसेंस ही इस कॉलेज का रद्द करवा दिया गया। कि इसमें जितने भी लोग आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग आए थे उसके पक्ष में बोलने के लिए। जो एक धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन खुलेआम हुआ और उसको सेलिब्रेट किया गया, फूल माला से ढोल बजाकर सेलिब्रेट किया गया, इसमें से कितने लोग आए और बचाने के लिए कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। और यही लोग कितने सारे, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट थे, अभी अब जो है उनके लिए वो तेली हो गए। तो आप कितने जल्दी आप एक धर्म से आप जाति पर आ गए और बता दिए कि जाति ही इस देश की असली सच्चाई है।
जो हम कहते हैं आप नहीं मानते थे, लेकिन आपने बताया कि जाति ही इस देश की असली सच्चाई है। जो एक दिन हिंदू हुआ करते थे आज वो आपके लिए तेली हो गए, वो आप ही के प्रधानमंत्री हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगली बार आप उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, आखिर में इसी सरकार के टाइम पर ना रोहित वेमुला केस हुआ था और एचआरडी मिनिस्ट्री उस समय स्मृति ईरानी जी थी। क्या उन्होंने कदम उठाए थे? इसी सरकार के समय में आईआईटी में हो या डॉक्टर जो है कि पायल हो, उनकी हत्या, आत्महत्या जो कर लेना, और पूरा उन्होंने बकायदा कहा कि किस तरीके से उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। तो ये कितने बार उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन आज आप अपने ही सरकार को हम, इसका मतलब आप बता दिए कि जब तक हमारे बेनिफिट के लिए काम होता रहेगा तब तक आप हिंदू हो, और जैसे ही आप किसी और के बारे में सोचोगे आप हिंदू नहीं हो। आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, इस तरह के आप नारे तो दे देते हो, लेकिन उसी समाज में जब किसी भी तरह के उनके लिए कोई गाइडलाइन ही जारी हो, वो इंप्लीमेंट होगा, वो कितना सक्सेसफुल होगा वो बात की बात है, लेकिन गाइडलाइन आने मात्र से ही आपने कह दिया ये हमारा है, तुम हमारा छीन रहे हो, वो तुम्हारा है। आपने हमारा और तुम्हारा बता दिया। जब आपने हमारा और तुम्हारा बता दिया तो आप हिंदू एकता की बात कैसे करते हो? आप यहाँ पर हिंदू एकता की बात आप तभी तक करते हो जब तक आपको एक हिंदू, एक छाया, एक छत्र छाया के अंदर आपको वोट लेना होता है। अदरवाइज आपके लिए फिर वो हिंदू नहीं बचते। अगर आपके लिए वो हिंदू हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है, उनके लिए कोई गाइडलाइन आई है, आपको चुपचाप उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपको लगा कि आपको अपराधी बना दिया गया, आपका हक छीन लिया गया। और तमाम ये जो गोदी चैनल्स हैं, मैं इसमें से एक पत्रकार ऐसी हैं जिनके द कारवां पे लेख छपा हुआ है, और बहुत पुराना लेख है, जिसमें वो किसी से आम बातचीत में कहती हैं कि जब ओबीसी आरक्षण दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ छीना गया है, अपना कुछ छीना गया है। मतलब नौकरियां, संस्थानें, सब कुछ सिर्फ इनका है, और अगर थोड़ा सा हिस्सा दे दो जिसका अधिकार है तो इनका कुछ छीना गया है। यही इनके साथ हो रहा है कि इनका लगता है कि इनका है सब कुछ। बिल्कुल, जी हाँ, इनका बिल्कुल। और कंचना जी, मुझे लगता है कि जब विशेष अधिकार को जब छीन लिया जाता है, जो प्रिविलेज है, अगर उस पर जरा सा भी हमला होता है तो लगता है कि नाइंसाफी हो रही है। उर्मिला जी, ये पूरा जो मोबिलाइजेशन देख रहे हैं हम, अपर कास्ट मोबिलाइजेशन, मुझे लगता है कई सालों से ये देखने को नहीं मिला कि किस तरह से, जो कह रही है कंचना बहुत बेहतरीन तरीके से वो कह रही है कि कास्ट, ऐसा लगता है जातिवाद ही असली सच्चाई है भारत की। अभी फिलहाल जिस तरह का चेहरा निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है ये तो अच्छा मौका भी है, इस बहाने ये भी पता चलेगा कि अलग अलग कैंपसेस में जो सांप्रदायिकता है उसके तले जो धर्म, जो मुस्लिम विरोध के नीचे किस तरह से जो जातीय असमानताएं और जातीय नाइंसाफियां हो रही हैं कैंपसेस पे, उनकी भी बखिया उधड़ेगी। देखिए, जो आप आज की सच्चाई जिसे आप कह रही हैं, ये सच्चाई हमारे देश की बहुत हमेशा की सच्चाई है। हम लोगों ने देखा इसलिए है कि हम गांव से आते हैं, और दूसरी बात कि हमने मंडल भी देखा है। हमने मंडल से पहले कर्पूरी ठाकुर और रामनरेश यादव के समय जब उत्तर प्रदेश और बिहार में आरक्षण पहली बार लागू किया गया था, तब का दौर भी देखा है। जो लोग शहर में हैं, महानगर में हैं, और जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा या गांव की सच्चाइयां नहीं देखी हैं, वो उनको लगेगा कि ये पहली बार ऐसा आ रहा है। अरे भाई, भारत का जो समाज है इससे भी ज्यादा जघन्य है, जो उसकी तस्वीर आप नहीं जानते। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है, या भारत जैसे और भी मुल्क हैं एक आध दो आसपास, जहां पर न्यायिक विवेक यहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटीज में सबसे कम है। न्यायिक विवेक यानी जो एक न्याय के प्रति एक चेतना होनी चाहिए, एक विवेक होना चाहिए, बिल्कुल कम है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, इस देश में जो सबसे बड़े धर्माधिकारी हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो सबसे बड़े धर्माधिकारी हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं। ये सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के होते हैं। लिखित तौर पे ये सभी के सभी एक ही कम्युनिटी के हो सकते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के। जितने श्रेष्ठ पीठ हैं बड़े, उनके जो महापुजारी हैं सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के होते हैं। आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया जो किसी राजनीतिक पार्टी में था, अब कथावाचक बन गया है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, ऐसे लोगों का नाम लेने से क्या फायदा, बहुत साधारण आदमी मैं हूं, बड़े लोगों का नाम किया लो। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग आज जो कथावाचक बने फिरते हैं। अब आप एक बात पूछिए कि इटावा या मैनपुरी में कोई एक बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, संस्कृत बहुत अच्छी जानता था, और वो कथावाचक बन गया और अपनी कम्युनिटी में घूमने लगा, दूसरी कम्युनिटीज में भी बुलाया जाने लगा। उसको इतना लोगों ने मारा, इतना पीटा, उसके साथ इतना उत्पीड़न किया। अभी 1 साल पहले की घटना है जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा भी मैंने देखा है कि अनेक जगहों पर आप कथावाचक होना किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत वाहियात हो सकता है कि क्या कथा
किस तरह की कथा सुना रहे लोगों को। लेकिन आप किसी को पुरोहित नहीं बनने देते, किसी को आप धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होने देते। शंकराचार्य आपके, जितने बड़े जज हैं वो आपके, जितने बड़े प्रोफेसर हैं वो आपके, जितने बड़े संपादक हैं वो आपके, चाहे वो प्रगतिशील हो चाहे दक्षिणपंथी हो, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं फिल्मों के वो आपके लगभग, जितने बड़े जिस क्षेत्र में भी आप गिनो सारे के सारे वो लोग, जितने बड़े वकील हैं वो आपके, जितने बड़े वकील हैं इस देश के, जितने टॉप के वकील जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इनके पास भारत के संविधान की सबसे अच्छी जानकारी है, संयोगवश वो लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, वो राइटिस्ट हो या प्रोग्रेसिव हो, वे सारे के सारे एक वर्णों एक वर्गों के हैं और उनकी पसंद भी वही है। वो अपने वर्ग में ही प्रगतिशील खोजते हैं, अपने वर्ग में ही वो प्रतिक्रियावादी खोजते हैं, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। तो मेरा यह कहना है कि भारतीय समाज, भले ही कहा जाए कि यहां पर 36 जातियां हैं, 76 जातियां हैं, 36,000 जातियां हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीय समाज जो है चलाया जाता है सिर्फ 2-3 जातियों द्वारा, और उससे भी सबसे एक बड़ी जाति है। तो ये असलियत है। और उस रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। और मलेश जी, जो रिजर्वेशन उस तरफ है, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और, दलित, आदिवासी, ओबीसी, जिन लोगों का नाम आपने ली, एक महिला का नाम, एक पुरुष का नाम अभी आपने लिया, जिस तरह ये सोशल मीडिया पर लिखने लगेंगे दलित और आदिवासी और ओबीसी, उस दिन उनको देशद्रोह के आरोप में तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा, उन पे केस चलेगा, उन पे आप जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे जो एक्ट हैं उससे रिलेटेड, डिजिटल मीडिया से लेकर प्लेटफॉर्म को लेकर, वो सारे के सारे एक्ट उन पर लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन इन पर कभी नहीं लागू होंगे। और अंतिम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लाया है, इसके पीछे भी जरूर कोई योजना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ला दिया है। अरे भाई, तमिलनाडु के इलेक्शंस हैं, केरल के इलेक्शन हैं, दोनों जगह ओबीसी के बीच में आपको जाना है, वहां पर तो नहीं ये मिलेगा ना माहौल, उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला। लेकिन लग रहा है कि अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इसका समाधान हम कुछ ही घंटों में ढूंढ लेंगे। तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि वहां के लिए यहाँ को कुर्बान करें या यहाँ के लिए वहां कुर्बान कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।